मैं हमेशा से कुछ रेवोल्यूशनरी और कुछ अपने ही क्षेत्र में कुछ काम करने की जिज्ञासा हमेशा लेके चलता था। और मैं इस क्षेत्र में मशरूम हंटर के नाम से जाना जाता हूँ। उन्होंने मेरा एक मजाक में नाम रख दिया, भाई जब भी वो कहीं बैठते थे, अरे मशरूम हंटर आ गया, मशरूम हंटर। कोई महिला या कोई युवा इस क्षेत्र में आना चाहे तो क्या तरीका है उसको कार्य को करने का? इसके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बेसिकली मशरूम एक सब्जी नहीं है। उस बातचीत के दौरान मुझे पता चला कि एक विशेष प्रकार की ऐसी फसल है, ऐसी क्रॉप है कि जिसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। क्या लागत आती है एक किसान की शुरुआती दौर में मशरूम उत्पादन करने? इसका जो मदर स्पॉन है, वो मदर स्पॉन की कीमत है 12 से 15 लाख। लेकिन आपको अगर इसको व्यावसायिक रूप में करना है तो आपको पहले गुणी लोगों के बीच जाके इसका प्रैक्टिकल ज्ञान लेना पड़ेगा। इतनी सरल भी नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक फसल है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इस फसल के ऊपर आपको। तो लेकिन कोई व्यक्ति अगर 50,000 रुपये की लागत लगाता है तो उसको साल भर में क्या प्रॉफिट होने की संभावना है? सस्टेनेबिलिटी पूरी डिपेंडेंट आपके पैसे पे नहीं है, आपके टेम्परेचर पर है, आपके मॉइस्चर पर है, आपके हाइजीन पर है, आपके डिवोशन पे मेन मेथड है। 9 से 5 की एक नौकरी, और नौकरी में खटखट कर दैनिक वेतन के लिए खटखटाता एक आदमी अचानक फैसला लेता है अपना रोजगार करने का। तो क्या होता है उस रोजगार में और कैसे वो अपने आय के साधन उत्पन्न कर पाता है, इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं द मशरूम हाउस से मशरूम हंटर विकास रावत जी। तो आपका स्वागत है विकास जी हमारे स्टूडियो में, और हम चाहेंगे आपके साथ बातचीत करना मशरूम और उसकी खेती के बारे में कि क्या हो सकता है, कैसे है। तो आप सबसे पहले तो ये बताएं कि एक नौकरी पेशा ज़िंदगी को छोड़कर आप कैसे आए इस लाइन में, कि आपने कैसे सोचा कि आप मशरूम की खेती करें? अब बात आती है कि मैंने एक अलग जीवन क्यों चुना अपने लिए, जहाँ पर कि मैं 9 से 5 की जॉब करके एक सीमित वेतन या एक जिस कह सकते हैं कि इस तरीके के कार्यप्रणाली में अपने जीवन को लेके जा सकते थे, जहाँ पर कि मुझे इतने ताम झमेलों से दूर एक शांतिपूर्वक जीवन को व्यतीत कर सके। एक्चुअली मेरा क्या है कि मैं बचपन से ही, जैसे पहाड़ है, पहाड़ एक बड़ा ही व्यापक और विस्तृत और गहन जगह है, तो मैं भी उन्हीं जगह से आया हुआ व्यक्ति हूँ। तो मैं हमेशा से कुछ रेवोल्यूशनरी और कुछ अपने ही क्षेत्र में कुछ काम करने की जिज्ञासा हमेशा लेके चलता था। जिज्ञासी व्यक्ति था मैं बचपन से ही। तो इस जिज्ञासे से ही मुझे उस चीज़ से विरक्त किया कि मैं ये 9 से 5 की जॉब से ना हट के कुछ ऐसा व्यवसाय ढूंढूं अपने आप के लिए कि जो रोजगार परक भी हो, उद्यमिता को भी लेके जाता हो और मेरे आत्मनिर्भरता को भी लेके जाता हो, जिससे कि मैं अपने साथ कुछ ऐसे और लोगों को भी जोड़ पाऊँ जिनको कि मैं रोज़गार दे पाऊँ। तो इस प्रवृत्ति की वजह से और इस नेचर की वजह से मैंने एक नया व्यवसाय चुना और इस व्यवसाय में मैं आया, और आज मैं अपना एक अच्छा बिजनेस 1 दशक से ज़्यादा समय में यहाँ पे रन कर रहा हूँ उत्तराखंड के अंदर। और मेरी एक छोटी सी फर्म है जिसका नाम है द हाउस ऑफ मशरूम, और मैं इस क्षेत्र में मशरूम हंटर के नाम से जाना जाता हूँ कि ये एक्चुअली मेरे जो नियर एंड डियर फ्रेंड्स थे, उन्होंने जब देखा कि ये काम कर रहा हूँ तो उन्होंने मेरा एक मजाक में नाम रख दिया, भाई जब भी वो कहीं बैठते थे, अरे मशरूम हंटर आ गया, मशरूम हंटर, इससे पूछिए कि क्या है, इसकी गुणवत्ता क्या है। तो इस तरीके से मेरा नाम इस चीज़ में मशरूम हंटर भी पड़ा। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि क्यों आए आप एक एसी कमरे की नौकरी को छोड़कर आज से 10 साल पहले एक सीलन और बदबूदार से काम में, जहाँ की मशरूम उत्पादन के लिए सीलन वाले कमरों में मजदूरों के बीच में काम करने के लिए आने का आपको क्या फ़ायदा हुआ? इसका बड़ा ही रोचक मेरे साथ एक वाकया हुआ। मैं 2012 के आसपास घूमने गया था हिमाचल जी, शिमला जी। जब मैं शिमला से आ रहा था तो एक सोलन जगह है, सोलन जगह पे एक चंबा घाट जगह आती है। चंबा घाट पे मेरा रुकना ये हुआ कि मुझे प्यास लगी, तो मैंने कहा शॉप पे रुकता हूँ। तो मैं पानी लेने गया तो मुझे नीचे एक लैब दिखी, प्रयोगशाला लिखी हुई थी। अब मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने घने जंगल के बीच चंबा घाट एक छोटी सी जगह है, सोलन से लगती हुई जगह है। तो मैंने जिज्ञासापूर्वक मैं उस जगह चला गया। जब मैं वहाँ गया तो मैं अंदर जाना हुआ तो मेरा जो पहला
वाकफ़ा हुआ वो एक वैज्ञानिक थे। अच्छा। वैज्ञानिक थे तो मैं उनसे बातचीत करने लगा, तो उस बातचीत के दौरान मुझे पता चला कि एक विशेष प्रकार की ऐसी फसल है, ऐसी क्रॉप है कि जिसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू, जिसकी पौष्टिक गुणवत्ता बहुत ज़्यादा है। तो मेरी जिज्ञासा जागी कि ये किस प्रकार की फसल है। तो उन्होंने मुझे फिर अपनी लैब में ले गए, फिर अपनी प्रयोगशाला थी वहाँ पे ले गए। तो मुझे बड़ा ही जिज्ञासु ये एक फील्ड लगा कि यार इसमें तो अपार संभावनाएं हैं। संभावनाएं किस चीज़ में कि एक पौष्टिकता के क्षेत्र में देखूं, चाहे मैं इसको उस तरीके से देखूं कि व्यावसायिक तरीके से देखूं इसमें। तो फिर जब मैं फिर वापस अपने काम पे आया, जो मैं काम करता था, तो फिर मेरे अंदर में वो व्याकुलता बढ़ने लग गई कि मेरा इसको और जानना। उस जानने की जिज्ञासा में मैंने फिर एक निर्णय लिया कि मुझे कुछ समय के लिए मैं इस काम से ब्रेक लेता हूँ। अगर मैं इस काम में सस्टेन नहीं कर पाया, इस काम को नहीं कर पाया, तो मेरे पास वापस आने का एक चांस है, लेकिन मैं ट्राई तो करूँ। जो आत्मनिर्भर होने का एक है कि अपना खुद का स्टार्टअप, जिसे आजकल इस समय में बहुत स्टार्टअप वर्ड यूज़ किया जा रहा है, आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में क्या मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाता। तो फिर मैं दोबारा मेरा सोलन जाना हुआ, फिर मैं उस चीज़ों से हट के फिर इस चीज़ में आया। फिर उन वैज्ञानिकों के साथ बहुत विस्तृत तरीके से मैंने चर्चा करी, वहाँ अपना समय व्यतीत करा और इसकी बारीकियों को सीखते हुए मैंने इस काम की तरफ जाने का सोचा। तो कहाँ पर किया है आपने मशरूम उत्पादन का कार्य? अभी निवर्तमान समय में मेरा देहरादून के बालावाला क्षेत्र में मेरे प्लांट है, जहाँ पर मैं कि अभी अपनी प्लांट के अंदर इस चीज़ों का प्रोडक्शन करता हूँ। तो मेरी अभी निवर्तमान समय में बालावाला क्षेत्र में, और मैं चाहता हूँ कि मैंने कोशिश भी करी थी कि अभी जब लॉकडाउन आया था तो कि काफ़ी मेरे गांव के जो लोग थे, लड़के थे, वो बड़े बड़े महानगरों में रहते थे, छोटी मोटी व्यवसाय करते थे या नौकरियां करते थे, वो गांव की तरफ आए। तो मेरा कोशिश है कि मैं गांव की तरफ भी इस चीज़ को लेके जाऊं, ताकि मेरे गांव के जो लड़के हैं 20, 25, 15 हज़ार रुपये के लिए जो बाहर इतना अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, कि गाँव के अंदर ही अपने आप वो आत्मनिर्भर होकर इतनी अर्निंग कर पाएँ। तो बालावाला क्षेत्र को चुनने की क्या वजह रही देहरादून में ही? इसकी वजह चुनने की दो विशेष वजह हैं। पहला वजह तो जो मेरा अभी निवर्तमान समय में निवास स्थान है वो बालावाला के पास में ही है। तो मेरे जो ट्रांसपोर्टेशन का जो समय व्यर्थ इधर उधर जाने में लगना था या मुझे कहीं फंसना था, तो मेरे को अपना समय बचाना था, अपनी उस क्षेत्र में ज़्यादा समय देना था जिस काम को मैं कर रहा हूँ इस समय। तो इस वजह से पहला ये है। दूसरा ये है कि मुझे वहाँ पर जो लैंड मास की ज़रूरत थी वो मुझे ईज़िली अवेलेबल हो गई, जो कि मुझे वहाँ पर मिली, तो इसलिए मैंने उस जगह का चुनाव किया। और तीसरा ये कि वहाँ पर थोड़ा अभी जो वातावरण जिस तरीके का पॉल्यूटेड उस तरीके का वातावरण नहीं है, एक फ्रेश वातावरण है जो कि क्रॉप के लिए फ़ायदेमंद होता है, इसलिए भी मेरा उस जगह का चुनाव रहा। मतलब ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ आपको वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, मतलब वो एटमॉस्फेयर भी सूट करता है, प्लेजेंट है उस चीज़ के लिए जिस चीज़ की क्रॉप को हम अभी ग्रो कर रहे हैं। हाँ। क्या क्या फसल उगाते हैं आप मशरूम में? जिस तरीके से एक सबसे पहले मशरूम के अंदर अभी जो हम बेसिक स्तर पर कर सकते हैं, ऑयस्टर मशरूम का है मेरे यहाँ पर उत्पादन, बटन मशरूम का उत्पादन है, मिल्की मशरूम का उत्पादन है। ये 3 तरीके के मशरूम का उत्पादन मैं इसमें सीजनल तरीके से करता हूँ। ठीक। और जो मैं वार्षिक तरीके से करता हूँ या ईयरली करता हूँ, मेरा ऑयस्टर मशरूम, जिसको कि हम डिंगरी मशरूम के नाम से भी जानते हैं, उसके अंदर 2-3 वैरायटीज़ हैं। मैं साल भर उस वैरायटी पे काम करता हूँ। ऑयस्टर मशरूम पर आप साल भर काम करते हैं? हाँ। बाकी 3 वैरायटी इन पर आप सीजनली काम कर सकते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में और कौन कौन से प्रजाति के मशरूम हुआ करते हैं? उत्तराखंड में जैसे हम बात करें तो यहाँ पर गुची मशरूम है, और जिसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। और कुछ ऐसी जैसे आप कीड़ा जड़ी ऐसी मशरूम है कि जो नेचुरल वातावरण में अभी ग्रो हो रही हैं, लेकिन उनके लिए एक एप्रोप्रिएट जब नेचर का वातावरण बनता है तब वो ग्रो हो पाती हैं। अगर हम उनको आर्टिफिशियली ग्रो करने की कोशिश करें अपनी लेबोरेटरी के अंदर, तो एक नए उद्यमी के लिए मेरा मानना ये है कि बहुत ज़्यादा लागत उनमें लगेगी, और फिर जिस तरीके की वो क्रॉप है उसके साथ बहुत ही मशरूम क्या है एक्चुअली, बहुत सेंसिटिव क्रॉप है। इसकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है, ये ह्यूमन की तरह एक नेचर है इसका। दूसरा क्या है कि जो इसकी लेबोरेटरी के अंदर जब वर्क होता है तो एक आईसीयू वर्क से भी ज़्यादा इसमें प्रिकॉशंस हमको लेके चलने पड़ते हैं हाइजीन के लेकर, क्योंकि जितनी प्रकार की बीमारियां एक ह्यूमन को इजीली लग सकती हैं उतनी ही इस क्रॉप को लग सकती हैं। क्योंकि बेसिकली मशरूम एक सब्जी नहीं है। क्या है? मशरूम एक फंगस है, कवक है। अच्छा।
क्लोरोफिल एक होता है जो हरा पत्ता हम कहते हैं, किसी भी पौधे को ग्रो करने के लिए फोटोसिंथेसिस करता है, जो सूरज की रोशनी में वो खुद अपना भोजन बनाते हैं, जो जिनमें ये चीज़ें हरा पत्ता जिसमें हीमोग्लोबिन होता है। हाँ, वो अपने आप खुद, लेकिन मशरूम के अंदर ये चीज़ ना होने की वजह से इसको बाह्य जो सपोर्ट चाहिए, सबस्ट्रेट चाहिए, उनके द्वारा ये क्रॉप अपना भोजन प्राप्त करता है, फिर ये फंगस क्रिएट करता है। ये ईडेबल फंगस है जिसको हम खा सकते हैं, ठीक है। इस वजह से ये ईडेबल क्रॉप है। तो ये मशरूम का कवक है, एक सब्जी नहीं है, ये कवक है। पहले तो एक क्लैरिटी होनी चाहिए, भ्रम दूर होना चाहिए कि इसको हम सब्जी के तरीके से ना ले, इसलिए इसके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। आपने बताया कि न्यूट्रिशन वैल्यू मशरूम के अंदर बहुत ज़्यादा है, और आप मोस्टली 3 प्रकार के मशरूम सीजनली उगाते हैं, और एक मशरूम ऐसा है जो कि जिसकी अलग अलग वैरायटी आप साल भर उगाते हैं। तो क्या प्रोसेस है, अगर कोई किसान, कोई महिला या कोई युवा इस क्षेत्र में आना चाहे तो क्या तरीका है उसको कार्य को करने का? सबसे पहले तो आपने एक प्रश्न किया कि 3 तरीके की मैं मशरूम करता हूँ। मैं डिंगरी मशरूम को यहाँ पर इसलिए सीजनली कर रहा हूँ, वार्षिक स्तर पे इसलिए कर रहा हूँ, ईयरली इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ का जो हमारा क्लाइमेट है जी, वो प्लेजेंट है डिंगरी मशरूम को करने के लिए। डिंगरी मशरूम जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को झेलने की क्षमता रखता है, और उस पे करें तो हम देहरादून का अमूमन 45-40 डिग्री टेम्परेचर रहता नहीं ना, साल भर 14-15 टेम्परेचर, इसलिए मैं 2 मशरूम्स को सीजनली करता हूँ और वार्षिक इसलिए। अब आपका प्रश्न है कि एक नया व्यक्ति अगर इस काम को करना चाहे तो वो इस काम को किस प्रकार से कर सकता है। मेरा ये मानना है कि सबसे पहले अगर कोई नया व्यक्ति इस काम को करना चाहता है, सबसे पहले तो वो ये सोच के इस काम में आए कि मुझे एक फॉर्मूला है, सस्टेनेबिलिटी का एक जो फॉर्मूला है, एक मॉडल है, उस पे आके इस पे काम करना पड़ेगा। और ये प्रयोगात्मक खेती नहीं है अगर आपको करनी है कि आपने प्रयोगात्मक तरीके से इस चीज़ को किया, आप सफल हुए ठीक है, आप विफल हुए ठीक है, लेकिन आपको अगर इसको व्यावसायिक रूप पे करना है तो आपको पहले गुणी लोगों के बीच जाके इसका प्रैक्टिकल ज्ञान लेना पड़ेगा। और आप जब तक इसमें एक अच्छी नॉलेज के साथ इस चीज़ में नहीं आएंगे, क्योंकि ये वैज्ञानिक खेती है। आप कहना चाह रहे हैं कि एक टेक्निकल नॉलेज प्रशिक्षण होना जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है जी। ये सामान्य तरीके की फसल नहीं है, जिस तरीके से आपने भाई कोई बीज को डाल दिया, उसमें पानी पड़ा तो पड़ा, नहीं पड़ा तो नहीं पड़ा, उसकी केयर हुई नहीं, वो ग्रो हो गया अगर उसे ऑटोमेटिक। लेकिन इसके अंदर बहुत वैज्ञानिक विधि है, इसकी ग्रो होने के पीछे की बहुत वैज्ञानिक विधि है। तो मेरा ये मानना है कि जो भी नए उद्यमी है, पहले तो आप समय लें, सोचे विचार करें, क्योंकि इसमें हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है। आपके हाथ भूसे में सने रहेंगे, आपके बालों में, मुंह में, जगह जगह आप खुद को नहीं पहचान पाएंगे जब आप उस प्रयोगशाला में बैठे रहेंगे कि आप कौन है या आप क्या। तो आप एक अच्छे गुणी व्यक्ति से या किसी संस्था से जाके इस चीज़ का पहले प्रैक्टिकल नॉलेज ले, ज्ञान लें, फिर आप इस चीज़ में आएँ। फिर आप बात करें कि इसके लिए क्या तापमान ज़रूरी है, किस तरीके की आर्द्रता चाहिए, जिसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं, किस तरीके की आर्द्रता चाहिए। उसके बाद आप इस बारे में ये चर्चा करें कि इस पे जो क्रॉप हम कर रहे हैं, अगर वो क्रॉप ग्रो करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशंस वगैरह और इसकी सेल्फ लाइफ डिपेंड कितनी करती है मार्केट तक पहुंचने में, जब आपको रेट मिलता है। तो इन सब के ऊपर अगर आप अब विस्तृत एक ज्ञान लें, नॉलेज लें, तो तब आप इस फील्ड में आने का सोचें, मेरा ही मानना है। आपने कितनी ज़मीन एक्यूपाई की है इस कार्य के लिए? अभी एट प्रेजेंट तो मेरे पास इसके लिए 3-1 बीघा ज़मीन है, लेकिन क्या है कि ये इंडोर प्लांट होता है इसका, ये आउटडोर खेती नहीं है, इंडोर खेती। इसमें सूरज की रोशनी का कोई भी यूज़ नहीं है, सूरज की रोशनी का इसमें कोई भी यूज़ नहीं है। तो इसको हम वर्गीकरण अगर करें कि किसी व्यक्ति को इस चीज़ की खेती करनी है, क्या करनी है, तो आप एक रूम के हिसाब से इसको डेवलप कर सकते हैं। मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि अगर कोई नया व्यक्ति इस चीज़ को करना चाहता है, अगर ऑयस्टर मशरूम की मैं बात करूं, तो आप एक नया उद्यमी या नया जो व्यक्ति इस फील्ड में आना चाहते हो, 10 बाई 20 के कमरे से इसको योजनाबद्ध ढंग से उसको इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करके शुरुआत कर सकता है, जिसके अंदर उसके आराम से 200 से 300 बैग आ जाएंगे, जो रहेंगे 8 से 10 किलो के भूसे से भरे हुए और बीज से भरे हुए बैग। क्या प्रोसेस होता है उत्पादन का, थोड़ा
आप बता सकते हैं हाँ, हमारे इसका दर्शकों के लिए? उत्पादन का प्रोसेस क्या होता है कि मैंने जैसे आपको बोला है कि ये मशरूम एक सब्जी नहीं है, ये कवक है, तो ये सब्सट्रैक्ट लेना पड़ता है। सब्सट्रैक्ट हमारे पास धान का भूसा हो गया, गेहूं का भूसा हो गया, जो इजीली अवेलेबल है ये हमारे उत्तर भारत में, जो आसानी से उत्तर भारत में क्या क्या, अगर हम भारत के 60-70% भाग में बात करें तो ये शायद ये चीज़ें आराम से इजीली लोगों को अवेलेबल हो सकती है। तो सब्सट्रैक्ट, हमने सब्सट्रैक्ट लिया, चाहे आप बटन के लिए बात करें, चाहे आप मिल्की मशरूम के लिए बात करें, चाहे ऑयस्टर मशरूम के लिए बात करें। मैं इसलिए इन मशरूम से फोकस कर रहा हूं क्योंकि मशरूम बहुत इजीली आप ग्रो करके अपने आप को व्यावसायिक तौर पर जोड़ सकते हैं। मैं उन मशरूम्स के बारे में इसलिए ज़्यादा बात नहीं करता, या मैं नए लोगों को उन बारे में इसलिए नहीं बताता हूँ क्योंकि वो मशरूम एक तो समय बहुत ज़्यादा लगता है। बाय द वे, अगर आप एक बड़ी अच्छी क्वालिटी के मशरूम जिनके की मार्केट प्राइस बहुत, जैसे मैं गुची, कीड़ा जड़ी, इनकी एक 12-13 महीने नए व्यवसाय के लिए बैठना, इंतज़ार करना कि 13 महीने बाद मेरी क्रॉप आएगी, 8 महीने बाद। गाइनोडर्मा भी एक मशरूम होती है, जो मेडिसिनल मशरूम्स अलग हैं जिनका मेडिकल में यूज़ होता है। लेकिन अगर हम ये सोचें कि कोई नया उद्यमी इस चीज़ में आए और वो 13 महीने तक इंतज़ार करे कि 13 महीने में सक्सेस हो या ना हो, सक्सेस हो ना हो। लेकिन ये जो मैं फोकस इसलिए कर रहा हूँ इन 3 मशरूम्स के ऊपर, क्योंकि इनके पास जो, हमारे पास जो समय है वो बहुत जल्दी है। आपको महीने 2 महीने के अंदर अंदर पता चल जाएगा कि आपका बिजनेस किस दिशा में जा रहा है और आपकी खामियां क्या हैं। तो मैं अब बात करते हैं इसकी प्रोसेस क्या, आपने मुझे इसकी प्रोसेस क्या है। तो इसकी प्रोसेस क्या, हमें सब्सट्रैक्ट चाहिए होता है। जब हम एक चुनाव, सब्सट्रैक्ट में हमें चुनाव क्या करना होता है कि आपको देखना पड़ता है कि कोई कीड़ा ना लगा हो हमारे भूसे में, फ्रेश भूसा हो आपके पास अवेलेबल। तो आपकी गुणवत्ता उस पर डिपेंड करेगी ना, आपकी फसल की क्रॉप उस पर डिपेंड करेगी, आपकी क्रॉप किस दिशा में जाएगी या नहीं जाएगी। उसके बाद आपको जब वो क्रॉप को लेके आए तो आपको उसका शुद्धिकरण करना पड़ेगा, मतलब स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन आप उसको स्टीमर से कर सकते हैं, हीट से कर सकते हैं, थोड़े बहुत केमिकल्स आते हैं इसमें। ऑर्गेनिक तरीके से आप केवल एक मशरूम को कर सकते हैं, वो है ऑयस्टर मशरूम, जो 100% ऑर्गेनिक मेथड से उत्पन्न हो सकती है। अदरवाइज़ कोई भी ऐसी मशरूम नहीं है जो ऑर्गेनिक तरीके से बन सकती है। थोड़ा बहुत केमिकल यूज़ होता है, लेकिन इतने ज़्यादा पेस्टिसाइड्स यूज़ नहीं होते इन 3 मशरूम्स के ऊपर, और रख रखाव बहुत बेसिक होता है। जब आप शुद्धिकरण की प्रक्रिया में जाते हैं तो शुद्धिकरण की प्रक्रिया के दौरान आपने पानी का उपयोग कर सकते हैं, ठंडा पानी, गर्म पानी, 2 पानी आपके पास है। उसके बाद उनको कुछ वक्त के लिए उसमें रखना पड़ता है, उस प्रोसेस में रखता है। तो इस प्रोसेस और इस सारी प्रक्रिया को करने में आपको 2 से 3 दिन लगते हैं। उसके बाद मेजर रोल होता है इसमें स्पॉन का, बीज। अब इस फसल में बीज की उपयोगिता ये है कि बीज भी आपका इतना इजीली अवेलेबल नहीं होता है कि आप ये सोचें कि, जो मैं बार बार एक शब्द डाल रहा हूँ कि मशरूम एक खेती नहीं है, वो मशरूम एक सब्जी नहीं है, मशरूम एक तरीके का वर्ग है। इसका जो बीज भी है, बीज बनने की जो प्रोसेस भी है, वो भी 70.5 दिन की है। अच्छा, वो भी एक लेबोरेटरी में बीज बनता है। अब वो बीज भी आप सब्सट्रैक्ट से ही आता है। आप धान पे ले लो, गेहूं के दाने पे ले लो, यहाँ से आप डेवलप करते हैं अपनी इस प्रोसेस को। तो उसी तरीके से आपने फिर इसकी, जब आप 2 से 3 दिन इस पूरा शुद्धिकरण की एक प्रोसेस कंप्लीट करी, उसके बाद आपका स्पॉनिंग पार्ट आता है। स्पॉनिंग, बीज करने के अलग अलग मेथड्स हैं। आप बल्क में बीज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, आप 1 to 1 बैग करना चाहते हैं या करना चाहते हैं। उसके बाद आपने इनको एक इंक्यूबेशन रूम के अंदर रखना है, जहाँ पर कि हम इंक्यूबेशन रूम बोले तो एक ऐसा कोल्ड, मतलब डार्क रूम चाहिए, जिस रूम के अंदर सूरज की किसी भी प्रकार की रोशनी न जाए, कोई भी एयर आप उस रूम के अंदर नहीं जानी चाहिए। उस रूम के अंदर जो आर्द्रता, जिसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं, वो 80 से 90% होनी चाहिए। इनिशियल स्टेज पे इसमें एक माइसिलियम रन होता है, जो वाइट कलर का एक पूरा कवक बनाता है इस पे, जिसमें हम कवक बोलते हैं सही मायनों में कहीं, जहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होती है कि मशरूम क्यों कवक है, क्यों फंगस है। उस फंगस को डेवलप करने के लिए हमको 90% आर्द्रता आपके रूम में होनी चाहिए। उसके लिए आप किसी भी प्रकार के, आजकल मार्केट में बहुत सारे उपकरण आते हैं, आप रखिए, बॉयलर रखिए, कुछ भी रखिए, जिससे कि आपके रूम की टेम्परेचर, जैसे आजकल ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो आज इस समय में आपकी क्रॉप जल्दी ग्रो हो सकती है ना। यही आपको जो ज्ञान है, नॉलेज में कह रहा हूँ कि एक अच्छे गुणी व्यक्ति से आप नॉलेज लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कब मुझे कौन सी फसल करनी है, क्यों करनी है, क्या करना है। एक टाइमिंग का है, मैं इसलिए तो कह रहा हूँ कि वैज्ञानिक फसल है ये।
इतनी सरल भी नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक फसल है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इस फसल के ऊपर आपको। तो क्या आप 80-90% आर्द्रता रखने के बाद जब आपका माइसिलियम रन होने लग जाएगा, उसके बाद आपको एक अप्रोप्रिएट वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का इन्वायरमेंट रखना पड़ेगा, क्योंकि माइसिलियम रन होने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का होना बहुत ज़रूरी है। ये प्रोसेस आपकी चलती जाती है, वो प्रोसेस आपकी 12 से 13 दिन में आपको माइसिलियम अच्छा रन हो जाएगा, अगर आपने उससे अच्छे तरीके से रख रखाव किया, देखभाल करी। इस दौरान आपको किसी भी प्रकार का स्प्रे अपने बैगों पे नहीं करना है, अच्छा, पानी का, किसी भी चीज़ का। उसके जब आपको लगे कि एक हो गए, तो आपको छोटे छोटे होल या तो स्टार्टिंग में कर ले, या बीच में आप छोटे छोटे होल अपने बैग्स के ऊपर करके रख दें। ये ऑयस्टर मशरूम की प्रोसेस है। उसके बाद आप जैसे ही 12-13 दिन हो जाएगी तो आपको समझ में, इसलिए मैंने बोला मैंने क्यों चुनाव किया, मैं कड़ी इसलिए जोड़ रहा हूँ बाला वाला क्षेत्र, क्योंकि उसके बाद आपको एक अप्रोप्रिएट टाइम होता है, मॉर्निंग का एक ऐसा समय होता है, वो भी अर्ली मॉर्निंग 5 से 6 बजे के बीच, जब जो ईयर होती है वो बहुत फ्रेश होती है और अपने साथ एक अच्छी क्वालिटी की नमी भी लेके आती है। उस दौरान आपको 15 से 20 मिनट में अपनी जो विंडो है ओपन करके आपने कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करना है, और आपको खिड़कियां भी इस दिशा में होनी चाहिए कि वो आपकी जो हवा आपस में आर पार हो पाए, कि कार्बन डाइऑक्साइड और जो ऑक्सीजन है, फ्रेश एयर ऑक्सीजन आए, तो एक आपकी जो क्रॉप जब पैदा हो रही, धीरे धीरे आपको देखेंगे कि ये प्रोसेस आपको 5 से 10 दिन करनी है। उसमें आप देखें छोटे छोटे पिन हेड्स आपके फसल में आने लग जाएंगे। पिन हेड्स आने के बाद फिर ये प्रोसेस, फिर आपकी क्रॉप उस तरीके से डेवलप होती हुई हो जाएगी, आप अपने प्लगिंग कर सकते हैं आप क्रॉप की। ये है ऑयस्टर मशरूम की। सेम जो बटन मशरूम है, बटन मशरूम में कंपोस्ट बनानी पड़ती है पहले। अच्छा, कंपोस्ट बनाने के लिए आपको अगर आप के पास बहुत बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है तो 28 से 29 दिन की एक पूरी प्रोसेस लगती है कंपोस्ट खाद बनाने के लिए, जिसे कंपोस्ट कहते हैं। उसमें भी ये सारे सब्सट्रेट्स यूज़ होते हैं। उसको एक हीट का टेम्परेचर, जहाँ पर हम हीट को लेके जाते हैं 300 से 400 डिग्री सेल्सियस तक। अच्छा, जितनी हीट रहेगी, क्योंकि जितनी हीट होगी तो उसके अंदर जितने भी बैक्टीरिया होगी, वायरस होगी या कीड़े मकोड़े होंगे, वो मर जाएंगे और आपकी उसकी गुणवत्ता उतनी ज़्यादा डेवलप हो जाएगी, और उसके क्रॉप जो आपकी कंपोस्ट होगी उतनी अच्छी गुणवत्ता की और क्वालिटी की होगी। तो फिर उस टेम्परेचर को आपको नीचे लेके आना है। फिर आपको ये 70-80 डिग्री सेल्सियस तक लाना, फिर धीरे धीरे आपने और डाउन करते करते आना है, फिर उस टेम्परेचर को आपको 20-15 डिग्री तक लेके, फिर आपकी कंपोस्ट तैयार होती है 28 से 32 दिन में। अच्छा। फिर वही प्रोसेस, उसको भी इंक्यूबेशन रूम में ले जाओ, उसको फिर वही प्रोसेस जो मैंने आपको बताया था उनको। इसमें क्या है, इसको आपको छेद नहीं कर, जो ऑयस्टर मशरूम है वो आपको किसी भी होल से बाहर आ सकती है। इसका जो माइसिलियम रन होता है, इसका माइसिलियम ऊपर एक पर्टिकुलर सरफेस में ही रन होता है। उसके बाद जब वो आपको खुले में रखने हैं, पहले जब आपने रखा, आपने या तो किसी पेपर को रखे या बंद रखे, फिर जब आपने देखा कि इसका माइसिलियम, आपने पेपर खोलना, उसके बाद इसके लिए एक प्रकार की विशेष मिट्टी को हम डेवलप करते हैं, केसिंग मिट्टी, जिसमें हम रेत का भी यूज़ कर सकते हैं उस केसिंग। लेकिन उस प्रोसेस को करने के लिए भी आपको मैंने बताया ना, एक प्रोसेस होती है स्टरलाइजेशन। आपको अपने रूम को स्टरलाइज, अगर भाई इस रूम में हम अभी डेवलप करना चाहते हैं तो हमें पहले स्टरलाइज करना पड़ेगा इस रूम को। कुछ आते हैं जैसे फार्मेलिन होता है एक केमिकल, उस केमिकल की बहुत कम मात्रा आपको पानी में मिलानी होती है और आपको इस पूरे रूम को स्टरलाइज कर देना है। जैसे हम आईसीयू में, मैंने बताया ना, आईसीयू की एक वैज्ञानिक फसल है ये। आईसीयू की तरीके का आपको कल्चर देना पड़ेगा, इन्वायरमेंट रखना पड़ेगा, तो आप स्प्रे करके फिर आप बटन मशरूम को उसमें ग्रो कर सकते हैं। फिर अब मैंने इसमें टेम्परेचर का बड़ा अच्छा रोल होता है, जैसे मैंने टेम्परेचर के ऊपर मैं भी बात करूँगा, तो ये इसकी प्रोसेस होती है। फिर मिल्की मशरूम में भी सेम प्रोसेस होता है, स्टरलाइजेशन करना है, फिर उसको रूम में ले जाना है। क्योंकि इन तीनों फसलों को मैंने इसलिए बोला है कि एक आम आदमी बहुत बेसिक नॉलेज और दिमाग के साथ उनको कर सकता है। अगर कोई वैज्ञानिक विधि को इतना डिटेलिंग में नहीं जानता है तो अनपढ़ आदमी भी इस खेती को आराम से कर सकता है। अनपढ़ का मतलब मेरा ये नहीं कि किताबों की नॉलेज की बात कर रहा हूँ मैं। अनपढ़ का शाब्दिक अर्थ ये नहीं है कि मैं किताबी ज्ञान की बात कर रहा हूँ कि जिस व्यक्ति ने कभी पाठशाला में जाए किताबें, लेकिन जीवन में उसने चीज़ें करी है तो व्यक्ति भी इस चीज़ को कर सकता है। टेम्परेचर का क्या रोल है? ऑयस्टर मशरूम जो है, ऑयस्टर मशरूम की कुछ ऐसी स्पॉन्स हैं कि जो जैसे सजूर काजू हो गया, फ्लोरिडा हो गया, ये जो कि आपके 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक के तापमान को खुद विदाउट, अगर आपने कोई फ्रिज, कूलर, एसी नहीं लगाया हुआ है तो आप सस्टेन कर सकते हैं, आप करो। लेकिन जो बटन मशरूम है वो आपकी 12 से 15 डिग्री
टेम्परेचर या ज़्यादा ज़्यादा आपका 18 डिग्री तक ही सस्टेन कर पाएगी, आपकी क्रॉप की गुणवत्ता गिरेगी। फिर उसके बाद जो आपकी मिल्की मशरूम है वो 40 से 42 डिग्री टेम्परेचर तक ग्रो हो सकती है इजीली, जो एक आम आदमी कर सकता है। आपने ये बताई मशरूम की क्वालिटी और उसको उत्पादित करने का तरीका। मेरा सवाल ये है कि जैसे आप 3 बीघा में खेती कर रहे हैं, एक नया किसान 10 बाई 20 के कमरे में खेती करना चाहता है, तो क्या लागत आती है एक किसान की शुरुआती दौर में मशरूम उत्पादन करने में? अगर आपके पास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, जगह अपनी है, जगह अपनी है और उस जगह पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है। हाँ, जी। क्योंकि ज़्यादा लागत तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर की लागत को अगर हटा दें तो कोई नया उद्यमी अगर इसको करना चाहे, अपने उस रूम को अगर कन्वर्ट करे एक अपनी प्रयोगशाला के तौर पर, तो आप 20 से 50 हज़ार के स्टार्टिंग एक पैसा लेके इस बिज़नेस में आ सकते हैं, इस बिज़नेस को करने के तरीके को सीख सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि इससे आप उद्यमी बन जाएंगे या आप इसको व्यावसायिक मानेंगे, लेकिन आप इस व्यवसाय को समझने की कोशिश कर सकते हैं 20 से 50 हज़ार रुपये लेके, और इसकी प्रयोगात्मक प्रणाली में घुस के देख सकते हैं कि हम इस फसल को करने योग्य हैं या नहीं हैं। अच्छा, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहे व्यक्ति तो अंदाजिया क्या कॉस्ट आती होगी? अब इंफ्रास्ट्रक्चर में 2 मेथड है जी। इंफ्रास्ट्रक्चर या तो आप बैम्बो हट्स पे कीजिए, ठीक, जहाँ पे आप बांस का यूज़ कीजिए, उसके बल्लियों का यूज़ कीजिए, सरकंडा की घास का यूज़ कीजिए, पुराली का यूज़ कीजिए, लेकिन फिर आपको पता है उसकी सेल्फ लाइफ कितनी रहेगी, कितने साल चल पाएगी वो। बिल्कुल। बांस होगा, दिमाग लगेगा, जो घास होगी, बरसात होगा, कुछ होगा। हाँ, सरकंडा की घास थोड़ा ज़्यादा चलेगी घास फूस की घास से, तो आप मार्केट कि जितना बांस का रेट होगा आप ही लगा लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर 10 बाई 20 के एक साइज़ को डेवलप करने के लिए। दूसरा, आप कंक्रीट बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर सकते हैं, स्थाई जो जिसको कि आपको देखना चाहिए कि हम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, तो आप कंक्रीट बेस आप मतलब आपके 2 तरीके हो, एक तो अस्थाई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर और दूसरा स्थाई। नहीं, मैं उसके भी आपको मेरिट और डिमेरिट दोनों की बता के चलूँगा अभी जी। अब जैसे कंक्रीट बेस्ड आप इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑफकोर्स आपकी लागत ज़्यादा आएगी ना इंफ्रास्ट्रक्चर की। अगर 10 बाई 20 का वो कोई कमरा कंक्रीट बेस्ड आप बनाएंगे और जो बैम्बो बेस्ड आप बनाएंगे, तो आप खुद अपने विवेक से इस चीज़ को आंकलन कर सकते हैं कि कॉस्टिंग क्या जाएगी। बिल्कुल। लेकिन क्या है, अगर आप कंक्रीट बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें रखते हैं तो आप समझ सकते हैं कि टेम्परेचर तो ऊपर जाएगा ही, जो एब्जॉर्प्शन होता है टेम्परेचर का, हीट को लेने का, कंक्रीट बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की अलग है। बैम्बो हट्स में क्या है कि आपको टेम्परेचर 2 से 4 डिग्री का हमेशा आपको कम मिलेगा, नेचुरल से कम, क्योंकि जो कंक्रीट बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बनस्पत उसमें किसमें ये बैम्बो जो हट्स है उसमें आपको कम मिलेगा कि क्योंकि आप उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि एयर आती है तो एयर पास होगी, तो जो घास से पास होगी, जो नमी पकड़ के चलती है तो वो आएगी। ये नमी तो कंक्रीट बेस्ड हो, तो इसलिए उसकी कॉस्टिंग थोड़ा आप फिर लगाइए, उसकी कॉस्टिंग वहाँ भी बढ़ेगी। कंक्रीट बेस्ड जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर में आएंगे और जो उसमें बस अब यही एक मैंने क्या बताया कि गुणी व्यक्ति के पास जाने से या कहीं से अच्छी जगह से ट्रेनिंग लेने से आपको ये डाउट्स पहले से ही क्लियर रहते हैं, रादर देन कि आजकल जैसे यूट्यूब से कई लोग ले लेते हैं। अब मुझे इससे भी बड़ी कोफ्ता आती है कि यूट्यूब में कोई व्यक्ति कहता है 10 बाई 20 कमरे से लाख रुपए कमाइए, 2 लाख, भ्रमित करने वाला ज्ञान परोसा गया है हर जगह। बिल्कुल, मतलब इस तरीके से मैं तो अगर कोई मुझसे पूछता है तो बहुत उसे स्पष्ट तरीके से सारी चीज़ों को क्लियर करता हूँ। किसी भी नए विद्यार्थी को या किसी नए उद्यमी को इस चीज़ में आना है, आजकल क्या है कि कई ऐसे संस्थान हैं जो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है, वो अपने बच्चों को भेजते हैं हमारे पास, तो मैं उन विद्यार्थियों को समझाता हूँ अगर भविष्य में आप आना चाहते हो तो क्या है क्या नहीं है, तो एक अच्छा ज्ञान और लोगों को सही अप्रोप्रिएट नॉलेज तो शेयर करें, मैं ये कहता हूँ सबसे, अगर आप किसी फील्ड में काम करते हैं तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर का तो ये रोल है। बिल्कुल। लागत इस पर ही, अब इंफ्रास्ट्रक्चर है तो मैंने बताया ना, आप डिंगरी मशरूम को 20 से 50 हज़ार रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। तो लेकिन कोई व्यक्ति अगर 50 हज़ार रुपये की लागत लगाता है तो उसको साल भर में क्या प्रॉफिट होने की संभावना है? मेरा यह है कि अगर आप कोई भी व्यक्ति इसमें अपना 100% टाइम देता है इस व्यवसाय के अंदर, 100% टाइम, कई लोग मैंने ऐसे देखा है कि जैसे बहुत से व्यवसाय ऐसे हैं शायद वहाँ पर आपकी उपस्थिति इतनी मायने नहीं रखती है,
आपका इकोसिस्टम एक रेडी कर रखा है तो आपकी उपस्थिति नहीं। लेकिन इस व्यवसाय के अंदर अगर आपने कितना भी बड़ा इकोसिस्टम तैयार करा हो, कुछ भी करा हो, अगर आपकी अनुपस्थित रहेंगे आप, तो आपकी क्रॉप पे इसका असर 100%। अगर आपने हर पैमाने पे हर चीज़ को, स्टरलाइजेशन की प्रोसेस, इंक्यूबेशन रूम की प्लगिंग की प्रोसेस, या आप जो ईयर पास होने की प्रोसेस और अपनी हाइजीन की प्रोसेस को आपने पूरा 100% सही तरीके से इसमें किया है, तो कोई भी व्यक्ति इजीली मेरे हिसाब से 10 से 20% का मुनाफा हर वक्त इससे अर्जित कर सकता है अपने एक टाइम। सालाना 20% या मंथली 20% या प्रति फसल में 20%? प्रति फसल, क्योंकि इसका एक टाइम 45 दिन का टाइम पीरियड है। 45 दिन के बाद आपके वो पुराने बैग किसी योग्य नहीं है, क्योंकि वो उनकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू ख़त्म होती चली जाएगी, तो क्रॉप डेड पड़ जाएगी। तो 45 दिन की जो प्रोसेस है, आप 45 दिन की प्रोसेस में 10 से 20% मुनाफा अर्जित कर सकते हैं। अब आप इसमें मुनाफा भी लगा दें, जितने आपके पास प्लांट होंगे उतने मुनाफा होगा, जितने आपके पास बैग होंगे उतना मुनाफा होगा। आदमी साल में 4 या 5 बार फसलें ले सकता है, आराम से ले सकता है। साल में 4 या 5 फसलें आराम से ले सकता है, और हर फसल में लगभग 20% मुनाफा वो ले सकता है। एक रुपये में 20 पैसा कमा सकता है। अगर इस तरीके से देखा जाए तो साल भर में लागत का दुगना फायदा अगर आदमी मेहनत करे तो कमा सकता है, इजीली कमा सकता है, सही मेथड से काम करके। जो मैंने आपको इसके पैरामीटर्स आपके सामने रखे हुए हैं, केवल आप कि मुझे कुछ स्टार्टअप करना है, कुछ हटके करना है, कुछ रेवोल्यूशनरी करना है, तो तब आप मेरे हिसाब से नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें सबसे पहला फॉर्मूला है सस्टेनेबिलिटी का। सस्टेनेबिलिटी पूरी डिपेंडेंट आपके पैसे पे नहीं है, आपके टेम्परेचर पर है, आपके मॉइस्चर पर है, आपके हाइजीन पर है, आपके डिवोशन पे मेन मेथड है जो। तो इसमें क्या चैलेंजेस और आते हैं, क्योंकि लेबर वर्क है, इसमें कुशल और अकुशल कारीगर होते होंगे, कारीगरों का आना जाना लगा, तो क्या चैलेंजेस आपके सामने आए हैं काम? पंत जी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया मुझसे कि इसमें, क्योंकि इसमें बहुत सारे चैलेंजेस, एक नहीं जी, बहुत सारे चैलेंजेस। सबसे पहला चैलेंज इसमें जो आता है वो आता है इसमें स्किल्ड लेबर की, साफ सुथरे लेबर की। दूसरे, इसकी प्रोसेस की मेथड को समझने वाले लेबर की। अमूमन आप देखेंगे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई होता है, उसके अंदर इतना हाइजीन हो गया या इतना स्किल्ड हो गया आप करें, लेकिन इसमें क्या, अगर आपका कोई लेबर स्किल्ड नहीं है, वो जानता नहीं है, तो जो स्टरलाइजेशन की जो बेसिक प्रॉब्लम है, स्टार्टिंग पैमाना है, वहीं से आपकी क्रॉप खराब होनी शुरू हो जाएगी। क्रॉप आपकी फसल, आपकी क्रॉप पहला पैमाना होगा। दूसरा इसमें आता है, सबसे बड़ी है, होता है इसमें ट्रांसपोर्टेशन। मेरी क्रॉप हुई, क्योंकि इसकी जो सेल्फ लाइफ है इस क्रॉप की, ऑयस्टर मशरूम की मान के चले तो 2 से 5 दिन सस्टेन कर सकती है। क्योंकि अगर जिन लोगों को पता नहीं है, मशरूम जितने भी प्रकार के हैं वो 90% कंटेंट वाटर को रखते हैं। आप देखते होंगे कि जितना आप इसको बॉइल्ड करेंगे ये हार्ड होती चली जाती है। इसलिए कहते हैं मशरूम को सिर्फ सौते कीजिए, हल्का फ्राई कीजिए, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी हार्ड होता चला जाएगा, क्योंकि वाटर कंटेंट है सारा आप। तो इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन की। अगर ये सही टाइम पे सही जगह नहीं गया, सही मार्केट तक नहीं गया, तो आपको सही रेट नहीं मिलेगा आपकी मेहनत का। ठीक। तीसरा इसका है, इसकी जो बीज है, सर्वोच्च गुणवत्ता वाला, क्वालिटी वाला बीज नहीं प्रोवाइड होना एक सही टाइम, और उनकी प्रयोगशाला ही कम होना, क्योंकि एक लैब में डेवलप होता है बीज। अच्छा। इस बीज को मैंने को बनने के लिए, मैंने आपको बताया था ना, 50 से 60 दिन का प्रोसेस लगता है, 2 महीने लगते हैं जिस प्रोसेस को होने के लिए। कितनी टफ प्रोसेस होती होगी, उसमें कितना केयर करना पड़ता होगा, कितना स्किल्ड लेबर चाहिए होता है, कितना उसमें वैज्ञानिक दिमाग लगाना पड़ेगा कि आपको किस टेम्परेचर पे आपको अपना माइसीलियम रन कराना है, फिर उसको कन्वर्ट करना है बीज में, इस तरह की सारी प्रोसेस में। तो इसमें सबसे स्पॉन, अच्छी क्वालिटी का स्पॉन मिलना। दूसरा, प्रयोगशालाओं का और बीज का कम मार्केट में मिलना, बड़ी इजीली मिलना बड़ी एक जटिल समस्या है इस क्षेत्र। उसके बाद इसके जब हम चौथे उसमें आते हैं, जब हम अपनी लैब में इसको ग्रो करते हैं, कुछ भी करते हैं, अगर हमने देखभाल सही नहीं किया तो बहुत जल्दी इसमें कीड़े लगते हैं। वायरस लगता है और बैक्टीरिया लगता है। अगर आपने अपने बैग, अगर किसी एक बैग में लगाया और आपको बैग का पता चल गया, अगर आपने वो बैग नहीं हटाया उस जगह से, तो ओवरनाइट अगर आपने 10,000 बैग भी लगाए हैं तो 10,000 के 10,000 बैग काले पड़ जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे।
इस तरीके के डिफ़िकल्ट चैलेंजेस इसके अंदर आते हैं। तो इसमें जो आपने मेन समस्या बताई एक ट्रांसपोर्ट हाँ, की, मेन है और दूसरा आपने समस्या बताई बीज बीज का न मिलना। की उपलब्धता की। तो आप अपना बीज क्या खुद तैयार करते हैं? मैं इसको बीज की भी एक प्रोसेस है जी। बीज क्या है, इसका मदर स्पॉन है। हाँ। जो मदर स्पॉन है वो बहुत महंगा है। अच्छा। मदर स्पॉन मैं कह रहा हूँ ना, ये बड़ा ही रोचक आज आपने सब्जेक्ट और मेरा पसंद का सब्जेक्ट आपने आज बात करनी शुरू करी, जिसके ऊपर मैं बहुत समय से बात करना चाहता था, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने इस तरीके का अप्रोच मेरे सामने नहीं रखी। इसका जो मदर स्पॉन है, वो मदर स्पॉन की कीमत ही 12 से 15 लाख है। अच्छा। एक इतना सा पैकेट में आएगा मदर स्पॉन, 12 से 15 लाख 15 लाख रुपए का वो मदर किलो? उसको नहीं, किलो एक पूरा जैसे जार में रहेगा, एक जेली टाइप की। जेली टाइप की। उसकी क्वांटिटी का कोई पैमाना? क्वांटिटी का नहीं, एक जेली टाइप का है वो, जो अच्छी क्वालिटी का है। हाँ। लेकिन आप उससे लाखों करोड़ों बीज बना सकते हैं। अच्छा। तो वो जो अच्छी क्वालिटी का वो बीज नहीं मिलना। अब आप एक सोचिए कि बाय द कोई भी नया व्यक्ति सोचता है कि मुझे लैब लगाना है, कुछ करना है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की लागत, अब इस पे तो कंक्रीट बेस्ड ही इंफ्रास्ट्रक्चर लगा सकते हैं आप बीज के लिए। बीज के लिए कंक्रीट बेस्ड। अब आप खुद सोचिए कि इसके लिए मुझे, अगर मैं बात करूँ 8x12 के मुझे कम से कम 4 से 6 कमरे चाहिए, क्योंकि हर प्रोसेस के लिए अलग रूम। बाय द मेरे को एक सर्टेन टेम्परेचर पर अपने बीज को रखना है, फिर उसको चेंज करके दूसरी जगह दूसरे रूम पे ले जाना है, उस तरीके से फिर तीसरे रूम में ले जाना है, फिर चौथे रूम। एक प्रोसेस के तरीके से मुझे करना है इसको, पूरी प्रोसेस को, इस बीज के प्रोसेस को। तो इसके लिए आप ये लगा लीजिए कि कितनी लागत एक इंफ्रास्ट्रक्चर में आने वाली है। उसके बाद इसमें 100% कभी कभी हमको -4 डिग्री टेम्परेचर के रूम भी चाहिए। कितनी AC की लागत लगेगी। अब मैं बता रहा हूँ कि अच्छी क्वालिटी का मदर स्पॉन लेने के लिए मुझे 10 से 12 लाख रुपए, 8 से 7 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं लागत पे। मिलने के आपको 2 लाख का भी मिल जाएगा, 1 लाख का भी मिल जाएगा, 50। लेकिन एक अच्छा स्पॉन डेवलप करने के लिए, एक अच्छी क्रॉप डेवलप करने के लिए आपको एक अच्छा क्वालिटी का मदर स्पॉन चाहिए जो बेस्ड हो। उस मदर स्पॉन से फिर मुझे, तो आप सोचिए कि प्रयोगशालाएँ कम ही तो होंगी। फिर आप एक बेसिक प्रयोगशाला आपको 20 से 30 लाख रुपए चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल। आपको अगर इसको स्टार्ट करना है तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज़ है, दूसरा क्या है कि हम जब इसको ट्रांसपोर्टेशन के दौरान इस क्रॉप को लेके, स्पॉन को लेके आते हैं, तो उस ड्यूरेशन में भी इसको कीड़े या कोई बैक्टीरिया या वायरस पकड़ सकता है इस क्रॉप स्पॉन को, तो हमको वो भी मेंटेन करना पड़ता है। तो इस समय उत्तराखंड के अंदर बहुत कम, मेरे हिसाब से तो शायद इक्के दुक्के लैब हैं जो नहीं है। और मेरा जो अमूमन बीज आता है, मैं सोलन से लेके आता हूँ, हिमाचल से। हाँ, लेकिन मेरा काफ़ी लोगों को परेशान, क्योंकि मैं उस यात्रा से होके आने, मैं बताया 1 दशक से ज़्यादा समय से मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, तो इसमें क्या क्या समस्याएं मुझे पता है। तो उन लोगों की समस्या मैं आने वाले समय में 101% मैं अपनी एक लैब यहाँ पर डेवलप करूँगा और लोगों को ईज़िली मुहैया कराऊंगा, ताकि उनका ट्रांसपोर्टेशन एक अच्छी क्वालिटी का मैं उनके लिए बीज उत्पन्न कर पाऊँ अपनी लेबोरेटरी के अंदर। आने वाले समय में जल्दी आपको मिलेगा ये। सरकार की ओर से क्या व्यवस्थाएं की जाती हैं मशरूम उत्पादकों के लिए, विशेषकर ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में और बीज उपलब्धता के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? सरकार के ये सब्जेक्ट तो ऐसा है कि इस सब्जेक्ट के बारे में बात करना न करना मेरे को बड़ा ही, मैं संकोच करता हूँ। सरकार की तरफ से इसकी मेरे को ये लगता है कि बड़ी उदासीनता है, मतलब उस पैमाने पर सीरियसनेस नहीं लेती। लेकिन मैं सरकार को बातें मानूंगा। मैं एक चाहता हूँ कि जो नया शिक्षित यूथ है वो इस फील्ड में आए, मशरूम कल्टीवेशन के फील्ड में आए, मशरूम की खेती को समझे, मशरूम की खेती को जाने, क्योंकि इतना प्रोडक्टिव और इतना क्रिएटिव और इतना आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन देता है ना जब क्रॉप निकलती है, कि एक नया बच्चा, जो शिक्षित बच्चा अगर इस फील्ड में आए, मैं कहता हूँ कि जितने ज़्यादा लोग आएंगे ना सरकार पे, तभी तो दबाव बनेगा करने वाले लोगों, अपनी बात को रखने वाले, सही पैमाने पे बातों को आगे रखने वाले, सही शब्दों के साथ बातों को आगे रखने वाले शिक्षित बच्चे जब तक उस क्षेत्र में नहीं जाएंगे या उस फील्ड में नहीं जाएंगे, तो सरकार उस चीज़ को सुनने की कोशिश नहीं। लेकिन उत्तराखंड की गवर्नमेंट जैसे इस चीज़ में काम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी भी
उत्तराखंड गवर्नमेंट जैसे अगर कोई बच्चा नया बच्चा करना चाहता है उसे प्रोवाइड करे ना कंपोस्ट। अब वो बच्चा 20 से 30 दिन अगर कंपोस्ट बनाने में लगाएगा तो कहाँ से क्रॉप डेवलप करेगा। प्रोवाइड कराए, इतनी सारे अब फॉर्मेलिटीज़ डॉक्यूमेंटेशन रख दिए गए हैं कि आप अगर किसी बच्चे को क्रॉप चाहिए जाए सीधे जाए, वो बोले मुझे कंपोस्ट चाहिए भाई, मुझे 10 किलो चाहिए अभी सीखने के लिए, उसको 10 किलो ले, एक बेसिक जो रेट है उस रेट को ले। ये नहीं कि हम आपके फाइलिंग लगाओ, ये करो वो करो, इतने में तो उसका नया बच्चा इतना पेशेंस नहीं रखता है ना। यूथ स्पेशली उनको तो पेशेंस ही नहीं रखना ना, उनको तो सब फटाफट चाहिए इस चीज़ को करने के लिए। तो एक अगर यूथ आगे आए, कुछ जो पढ़े लिखे लड़के हैं उस चीज़ क्षेत्र में जाएं, इस चीज़ को इंटरेस्टिंग तरीके से करें, तो शायद सरकार को दबाव बनेगी, यहाँ पर और लैब खुलेंगी, यहाँ पर और डिपार्टमेंट और सीरियस होगा। उद्यान विभाग के अंदर मशरूम अलग डिपार्टमेंट है, तो आप समझ सकते हैं कि इसकी आपने कभी सुना है भिंडी का अलग डिपार्टमेंट है, बैंगन का अलग डिपार्टमेंट है? बिल्कुल नहीं। आज सरकारी डिपार्टमेंट सरकारी लोगों को सरकारी सैलरी पे इस पर्टिकुलर एक मशरूम, उद्यान विभाग के अंदर मशरूम एक अलग विभाग कर रहा है, उसके अंदर काम कर रहा है, लेकिन उन लोगों पे दबाव तब बने, वो लोगों की सैलरी हमसे आ रही है ना अगर हम काम करेंगे। मैं गवर्नमेंट के साथ भी एसोसिएट हूँ, जितने भी माइग्रेट होते हैं लोग गांव से, अब ड्राफ्ट हम बनाते हैं, मैं उद्यान विभाग के साथ मशरूम विभाग के साथ भी इन्वॉल्व हूँ, तो हम वहाँ पर ड्राफ्ट बनाते हैं, लोगों से बात करते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं, फिर ट्रेनिंग कंडक्ट कराते हैं, मैं ट्रेनिंग भी देने जाता हूँ। तो लेकिन क्या है, गवर्नमेंट भी इसलिए उदासीन क्योंकि बोलने वाले कम है। अगर प्रेशर आएगा कि चाहिए बीज भाई, तो ओपन विंडो रखेंगे ना, इतना वो नहीं रखेंगे कि डॉक्यूमेंटेशन करो ये करो। लेकिन ओवरऑल मैं कह रहा हूँ कि सरकारों को सोचना चाहिए, लेबोरेटरी स्पेशली खोले स्पॉन की, उस क्षेत्र में ज़रूर सोचे, क्योंकि उसकी नितांत आवश्यकता है उत्तराखंड में मशरूम कल्टीवेशन को आगे बढ़ाने के लिए। और उन जो उद्यमी काम कर रहे हैं उनके अनुभवों की थोड़ी सी कदर करें, उनको वैल्यू करें, उनको आगे प्रमोट करें, उनको बढ़ाए। तो उससे क्या होगा कि नया जो बच्चा होगा या नया उद्यमी उस क्षेत्र में आना चाहेगा, तो इसमें अलग तरीके से इनोवेटिव तरीके से सोच के इस फील्ड को और आगे बढ़ा सकता है, जो आजकल का शिक्षित युवा कर रहा है। बिल्कुल, जो एआई का ज़माने में जो युवा काम कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपने मशरूम उत्पादन के तरीके, उसमें आने वाली कमियों पर बात की, आपने ये बताया कि कितना उत्पादन से हम फायदा कमा सकते हैं, लेकिन अब जो सबसे बड़ी बात आती है, ट्रांसपोर्टेशन में क्या चैलेंजेस आते हैं आपके पास, और इसका जो बाजार है उसको बाजार में अपने को स्थापित करने के लिए आपको क्या प्रयास करने पड़े इन 10 सालों में? मुझे इन 10 सालों के दशक के अंदर मुझे ये फील, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर क्या हुआ कि मैंने सबसे पहले सोचा कि कैसे मैं इस क्रॉप के सेल्फ लाइफ को डेवलप कर सकता हूँ। इस श्रृंखला में मेरे साथ एक बड़ा अच्छा वाकया हुआ, और एक गुणी लड़का मेरे साथ आईआईटी मुंबई से एक छात्र था। अच्छा। बहुत साल पहले उसके मेरे से मुलाकात हुई, और वो बिहार का था। अच्छा। किसान परिवार से था, पर वो थोड़ा इनोवेटिव लड़का, आईआईटी मुंबई में था। उसका मेरे से कहीं मुलाकात थी, वाक़वा हुआ, उसके बाद बातचीत हुई, तो हमने कुछ उसके अनुभव से मेरे अनुभव से हम एक ऐसा प्रोडक्ट डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं अभी, कि जो हमने बहुत सारे जो ग्रोअर्स हैं झारखंड में, बिहार में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में और उत्तराखंड में, जिनको दिया है कि आप टेस्ट कीजिए। तो हमारा ये सबसे पहला जो चैलेंज मैंने फेस किया कि सेल्फ लाइफ, मतलब मेरा मशरूम का जो क्वालिटी वो डिक्रीज हो गई है, तो कौन उसे लेना पसंद करेगा, मार्केट वैल्यू रेट नहीं मिलेगा ना मुझे। तो उस प्रोडक्ट से हम अभी कोशिश कर रहे हैं, अगर हम वहाँ सक्सेसफुल होते हैं तो हम उसे पेटेंट के लिए डालेंगे, फिर हमारा पेटेंट हो गया, फिर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाएंगे कि इस तरीके से आप इसको प्रमोट कीजिए। ये पहला हमारा प्रयास रहा जो मैंने महसूस किया। दूसरा, इसके ट्रांसपोर्टेशन की ड्यूरेशन में क्या है कि हमारे को इसके, मैंने बोला है ना सेल्फ लाइफ क्यों इसकी डाउन हो रही, क्योंकि इसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए ना उस तरीके से अच्छा दिखने के लिए इस क्रॉप को, क्योंकि मैंने बताया 90% इसमें वाटर कंटेंट है, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो अब नॉर्मल अगर हम इसको गाड़ियों में या किसी लोडर में डाल के लाएंगे तो इसकी सेल्फ लाइफ तो डिक्रीज होगी। जैसे आप देखिए, अगर बाय द एप्पल है, कोई भी और वेजिटेबल्स हैं, कोई और फ्रूट्स हैं,
उनको भी अगर हीट और उस पर्टिकुलर टेम्परेचर में ना रखा जाए तो उनकी आप समझ सकते हो शेप चेंज होती है, कलर चेंज होता है, तो उसका मार्केट पे रेट का फ़र्क पड़ता है। तो इन चैलेंजेस को देखते हुए मैंने इस प्रयास किया कि मैं उस व्यक्ति के साथ काफ़ी वर्षों से 2018-17 से मैं इस पे काम कर रहा हूँ। अच्छा। और काफ़ी हम सफल भी हो गए, क्योंकि मैंने बताया ना ये वैज्ञानिक विधि है, ये बहुत आसान भी नहीं है, इसमें हमें बहुत बार फेलियर हुआ, फिर हमने उस पर प्रयास किया, तो इस श्रृंखला में चलते ही जा रहे हैं। तो देखते हैं, मतलब समर्पित तरीके से इस पर काम कर रहे हैं कि हमारे साथ साथ अब जो पीछे काम करने वाले हैं उनका कुछ अच्छा हो। जो संघर्ष हमने देखे हैं, जो संघर्ष अभी भी मैं फील करता हूँ, महसूस करता हूँ, तो वो बच्चा कोई नया करने वाला उन चीज़ों को महसूस ना करे। तो अब इस वजह से तो उसके लिए जो एक गवर्नमेंट को मेरे करना चाहिए कि अगर कोई स्पेसिफिक मशरूम की खेती कोई करता है, क्योंकि मैंने कहा एक वैज्ञानिक खेती है, वैज्ञानिक खेती है, तो इसके लिए सरकार को कुछ अपने भी यातायात के वाहनों का वो करना चाहिए कि ताकि अगर कोई पहाड़ों में करना चाहे तो वो व्यक्ति अपनी फसल को थोड़ा सुरक्षित, क्योंकि अब मुझे लगता है कि जिस तरीके से रोड्स का चयन हो गया है या किसी चीज़ का भी हो गया है, तो ट्रांसपोर्टेशन इतना भी दिक्कत में नहीं रह गया कि समय बहुत ज़्यादा लग रहा हो। बस हमें एक वाहन इस तरीके का प्रोवाइड करना चाहिए, एसी कंटेनर टाइप की व्यवस्था है। गवर्नमेंट करे कि सारा, जैसे किसान अगर पहाड़ों में कोई खेती कर, हम स्पेशल उत्तराखंड की बात करेंगे क्योंकि मैं उत्तराखंड में काम कर रहा हूँ, मुझे अपने लोगों को आगे करना है। तो मैं चाहता हूँ कि ताकि वो लोग अपनी फसल को लेके आएँ, तो जिससे कि उनको दिक्कत ना आए, कि उनके मार्केट में अच्छा रेट तो मिले। एट लास्ट सबका प्रयास क्या है? धनोपार्जन। अगर किसी कार्य को करके उन्हें धन के उनको वो फ़ायदा नहीं मिल रहा है तो शायद उनका मॉरल भी टूटेगा, क्योंकि उधर पूर्ति के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। बिल्कुल। वो पूर्ति नहीं होगी तो व्यक्ति कहाँ से उस काम को करेगा। बिल्कुल। तो इन सब चीज़ की समस्याओं को जो मैंने महसूस किया, उनकी तरफ मेरा प्रयास है। मैं गवर्नमेंट के साथ भी बात रखता हूँ। निकट भविष्य में अगर मैं और ज़्यादा डेवलप हुआ या चीज़ों को कर पाया तो मैं इस दिशा में भी सोचूंगा। नहीं, आपने इसका मार्केटिंग में क्या समस्याएं आती हैं, इस पे बात नहीं। मार्केटिंग में क्या है इसका कि जैसे उत्तर भारत है जो जी, उत्तर भारत में लोग बटन मशरूम को ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। ठीक। और बटन मशरूम को दूसरा मुझे लगता है कि शायद उत्तर भारत में स्पेशली लोगों को अभी शायद इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू का पता नहीं चला है। अगर अमूमन किसी व्यक्ति से बात करें तो शादी ब्याह में खा लेगा मशरूम, या किसी कभी रेस्टोरेंट में चला जाएगा वहाँ खा लेगा। तो उत्तर भारत में बटन मशरूम की जो सीजनल वो है तो लगाने वाले बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, जो मैंने बताया ना एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे तैयार। लेकिन जो ऑयस्टर मशरूम है, जो ऑर्गेनिक डेवलप हो सकता है, जो 12 महीने व्यक्ति कर सकता है, उसकी न्यूट्रिएंट्स वैल्यू और मार्केट प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, जिसको कि आम जो लेने वाला है, अगर मैं बल्क की बात नहीं कर रहा हूँ, बेसिक की बात कर रहा हूँ, अगर मैं वो बोले मैं 250-300 रुपये, तो हमारे माइंडसेट में तो ये कहते इतने में तो नॉन वेजिटेरियन कोई आइटम ले लेंगे हम। ये सब मतलब मैंने क्योंकि ये जब तक ये भ्रम खत्म नहीं किया जाता, ये सब्जी नहीं है, ये कवक है, ये न्यूट्रिएंट से बना हुआ है। सोचो आपके धान का भी न्यूट्रिएंट इसमें है और चीज़ों का भी न्यूट्रिएंट इसमें है, तब जाके ये डेवलप हो गए एक वेजिटेबल, ये आपके घर तक आया है ये क्रॉप। न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत जाता है। आप लेबोरेटरी में चेक हुआ, इसमें आज तक ऐसा कोई फूड नहीं है सनलाइट के अलावा जिसमें विटामिन डी का कंटेंट पाया गया हो। इसके अंदर यूएसए में रिसर्च हुई थी, फ्लोरिडा एक बीज होता है, उसका क्रॉप होती है, जगह का नाम नहीं, इसमें बीज का नाम है। तो उस बीज में जब लेबोरेटरी में चेक हुआ तो 4% विटामिन डी पाया गया। तो B12 बी विटामिन बी है तो नॉर्मल है। और कुछ कुछ तो मशरूम्स ऐसी है जो एंटीऑक्सीडेंट हैं, प्रोस्टेट ऑफ कैंसर में यूज़ होती हैं। जैसे गाइनोडर्मा मैं बता रहा हूँ, तो जितना भी कॉस्मेटिक्स वगैरह में उसका यूज़ होता है, उसके छोटे से सब्सट्रैक्ट्स लेते हैं, छोटे पार्ट लेते हैं। अच्छा। तो लेकिन क्या है, जो ईडेबल मशरूम है, अब मार्केट इसलिए क्या होता है, अब बाय द लोगों को तो इसका प्राइस मिलने में बड़ी दिक्कत आती है इनिशियल स्टेज में। अब उसके लिए क्या है कि आप अगर प्राइस आपको इनिशियल स्टेज में आप उसको ड्राई फॉर्म में कीजिए, ड्राई फॉर्म पाउडर फॉर्म में कीजिए, तो पाउडर फॉर्म में आप इसको अन्य बड़े महानगरों में इसको बेच सकते हैं, जहाँ लोगों को समझ में आने लगा है कि न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है इस स्पेशल मशरूम क्रॉप की, तो उनको इस चीज़ में फ़ायदा हो सकता है। लेकिन इसमें मैंने बताया ना कि एक गुणी, अब बाय द आपने किस टेम्परेचर पे उसको ड्राई किया है, बाय द आपने ऐसे टेम्परेचर पे ड्राई कर दिया कि आपकी क्रॉप का रंग रूप ही बिगड़ गया, तो आपको फिर मार्केट प्राइस नहीं मिलेगा। आपने उसे इतना ड्राई कर दिया कि उसका जो पाउडर फॉर्म में टेस्ट आया वो बिटर टेस्ट आ गया,
तो ये सारी चीज़ों को मतलब पूरी मेथड वैज्ञानिक मेथड है, जो मैं तो इसे वैज्ञानिक फसल मानता हूँ व्यक्तिगत तौर पर, कि एक अच्छे शिक्षित व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा अवसर है इसमें। तो इस तरीके के मार्केट में इस तरीके के चैलेंजेस आते हैं, जैसे क्रॉप का शेप ख़राब होना, उसका रंग का फेड होना, या उसका सिकुड़ जाना या सड़ गल जाना, क्योंकि उसकी सेल्फ लाइफ कम है, तो इससे मार्केट प्राइस कम मिलता है। और उत्तर भारत में ज़्यादातर लोगों का इंटरेस्ट थोड़ा बटन मशरूम के प्रति ज़्यादा रहता है, और बटन मशरूम का इतना ज़्यादा मार्केट प्राइस नहीं है इन कंपैरिजन तो ऑयस्टर मशरूम और मिल्की मशरूम का, जितना आप अर्न कर सकते हो उससे। मैंने आपसे चीज जाननी चाहिए थी कि क्या एक मार्केट चेन बनी हुई है इसको बेचने के लिए उत्तराखंड में, या उत्तराखंड से बाहर अदर स्टेट्स में भेजने हाँ, के लिए? महाराष्ट्र, झारखंड, हाँ, राजस्थान, इन राज्यों में हाँ। ऑयस्टर मशरूम की बहुत खपत है। मतलब एक मार्केट चेन है। बहुत बड़ी मार्केट चेन है, बहुत बड़ी। उत्तर भारत में सिर्फ हमारे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड में केवल बटर मशरूम का एक चेन बनी हुई है, वो भी सर्टेन पीरियड के लिए। उसमें मेजर जो पार्ट आता है वो हरियाणा से आ रहा है अच्छा, और हिमाचल से आ रहा है, उत्तराखंड से नहीं आ रहा है। लेकिन ऑयस्टर मशरूम का बहुत बड़ा मार्केट डेवलप हो रहा है। अच्छा विकास जी, जब आपने काम शुरू किया था जी, तो आपने क्या लागत लगाई थी इस कारोबार में? जब मैंने इस कारोबार को स्टार्ट किया था तो मैंने 1 लाख रुपए की लागत से शुरू किया था। मतलब जमीन के अलावा? हाँ, जमीन के अलावा जमीन के अलावा 1 लाख रुपए आपने उस समय लगाए उस थे। समय। तो क्या वर्तमान में कोई नया किसान या कोई नया युवा 1 लाख रुपए से अपना उत्पादन शुरू कर सकता है? हाँ, मैंने आपको जैसे सारे पैरामीटर्स पे तो हम सारी बात कर चुके हैं, हाँ। लेकिन बहुत आसानी से कर सकता है और अच्छा इसमें प्रॉफिट ले सकता है। हर पैरामीटर को जो जितने भी मैंने डिस्कस करे हैं अभी तक, जितने भी मैंने आपको बताया करे, तो बहुत अच्छा धनोपार्जन कर सकता है और उद्यमिता के क्षेत्र में इस पर्टिकुलर फील्ड में आगे बढ़ सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फील्ड है, बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है। आपको कभी भी ये बोर नहीं होने देगा, क्योंकि हर दिन नए चैलेंजेस लाता है, नई खुशियाँ लाता है। सबसे ज़्यादा जब आपकी क्रॉप निकलती है, शायद उससे ज़्यादा आपको सेटिस्फेक्शन या हैप्पीनेस नहीं मिल सकती। तो कोई भी उद्यमी आराम से कर सकते हैं इसको। कोई भी नया लड़का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर है सीखना चाहता है, 50,000 से शुरू करे। बाकी अगर हमसे ट्रेनिंग लेना चाहता है, हमसे अपना हमारा जो अनुभव है, इतने सालों का इस फील्ड में अनुभव है, जिस फील्ड को आज मैं भी आपका धन्यवाद करूँगा कि आपने साझा करने का अवसर दिया हमें, बिल्कुल, है ना। आपका भी धन्यवाद है। सबसे बात धन्यवाद तो आपका है कि क्योंकि नहीं तो बात नहीं हो पाती। इस आदमी काम कर रहा है अपनी दिनचर्या में, सब फंसे हुए हैं, अपने अपनी जिम्मेदारियों में सब लगे हुए हैं, लेकिन इस बारे में इतनी डीपली बात करने वाला शख्स भी तो चाहिए। आपने क्या, इसके लिए धन्यवाद, आभार है आपका। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी आपका। आप जो है हमारे बीच आए और आपने हमारे दर्शकों को जानकारी दी मशरूम उत्पादन के बारे में। तो मशरूम उत्पादन अगर आप करना चाहते हैं तो क्या आपकी ज़रूरतें हैं और क्या चैलेंजेस आपके सामने आ रहे हैं, इस बारे में अगर आप और ज़्यादा जानना चाहें या आप हमसे कुछ और जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद पंडित जी, नमस्कार।